Hello friends, this is Shivani Anand and welcome back to the Academic Gyan. I hope आप सब अच्छे होंगे. In this video, we are going to discuss about the remaining acts. In the first part, we discussed till GOI Act of 1858 and in this part, हम इसके आगे के acts देखेंगे along with previous year questions of UPSC and BPSC related to this topic. So without wasting any further time, let's start. The first act is Indian Council Act of 1861. Important features of these acts are it gave representation to Indians in law-making process. Prior to this act, Indians were not allowed उस कमेटी में जो कि लॉज बनाया करती थी फॉर इंडिया. ठीक है, इस एक्ट के थ्रू इंडियंस को भी उस कमेटी में जगह दी गई. Lord Canning was the viceroy at that time, so he nominates Raja of Banaras, Maharaja of Punjab, and Sir Dinkar Rao. It gave legislative powers to Bombay and Madras presidencies. Along with it also provides guidelines for creation of new legislative councils. कहाँ पर? Bengal, Punjab and Northwest Frontier provinces में. Next is it recognized portfolio system. Portfolio system में क्या होता है? Each member was assigned a portfolio of a particular department और फिर वो उसके लिए responsible होता है. तो ये introduce किया गया था by Lord Canning. Okay. Next is it empower viceroy to issue ordinances during emergency. अब ordinance क्या होता है? When parliament is not in session, तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी लॉ को इनैक्ट कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर डिस्कशन इन द हाउस. राइट, सो दिस इज नोन एज ऑर्डिनेंस और इसकी लाइफ 6 months की होती है. मैक्सिमम लाइफ 6 months एंड 6 weeks की होती है. ठीक है, सो दिस इज ऑर्डिनेंस जो कि अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम एंड ऑर्डिनेंस इसी एक्ट से लिया गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट एक्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. अब इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स है? फर्स्ट, इसने नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स को इंक्रीज किया था इन लेजिस्लेटिव काउंसिल. नेक्स्ट इज इट गिव एडिशनल फंक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. कैसे फंक्शंस? पावर टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, ये 2 पावर इस एक्ट के थ्रू दी गई थी. नेक्स्ट इज it provides for nomination of official members in central and provisional legislature. तो सेंटर एंड प्रोविंसेस बोथ लेवल पे नॉमिनेट करने की जो पावर होती है वो इस एक्ट के थ्रू मिली थी. किसको? उस टाइम के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल को, जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर जनरल होते थे. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है. इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है. ओके, इट इंक्रीज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसने और बड़ा कर दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को. गेव मोर पावर्स टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. देखिए, धीरे धीरे इंडियंस के पास पावर आ रही थी इन द पार्लियामेंट. 1892 के एक्ट में डिस्कस करने की पावर दी गई बजट को. इस एक्ट के थ्रू सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की पावर दी गई. ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली थी. ठीक है, इस एक्ट के थ्रू इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली है. ओके, सो दीज 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट और जो कि डिफरेंट एक्ट के थ्रू आई है. नेक्स्ट इज इट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स. इसकी वजह से ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ से जो हिंदू एंड मुस्लिम का एक डिवीजन वाली जो पॉलिटिक्स थी एक ब्रॉड लेवल पर स्टार्ट कर दी गई थी बाय ब्रिटिशर्स. ठीक है, सो इसके थ्रू एक डिफरेंट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई थी टू मुस्लिम. अब धीरे धीरे ये पॉलिसी को और ये एक्सटेंड ही करेंगे. लेट्स सी. नेक्स्ट एक्ट इज GOI Act of 1919. ओके, सो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गई दैट इज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड. अब फेडरल सिस्टम क्या होता है?
In federal system, political authority is divided between two autonomous sets of government, one at national level and the other at subnational level. For example, जैसे इंडिया में सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट है एंड स्टेट लेवल पे अलग, तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है। तो यहां से इसकी बिगनिंग हुई थी। नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ डायरकी was introduced at provisional level. अब डायरकी का सिस्टम क्या था, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज रिजर्व्ड वन एंड द अदर इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उन पे वॉइसरॉय एक्शन लेते थे along with his executive committee, okay. The other is transferred subject, जिसपे कि वॉइसरॉय ही डिसीजन लेते थे, बट उस डिस्कशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंक्लूड होते थे, मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंक्लूड होते थे। तो दिस वाज द सिस्टम ऑफ डायरकी, ठीक है। इसको प्रोविजनल लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई थी अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट इज इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन कंट्री, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस एक्ट मेंशन दैट 3 out of 6 members of the Viceroy's Council must be Indian. वॉइसरॉय की कौन सी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इट गेव राइट टू वोट, ठीक है। राइट टू वोट दिया था किस किस को, पीपल हैविंग प्रॉपर्टी, एजुकेशन और जो टैक्स पे करते थे, मतलब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट कर दिया था, जो क्राइटेरिया फुलफिल करता था उसी के पास राइट टू वोट था, नॉट टू एवरीवन, ओके। इट सेपरेटेड प्रोविजनल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए नेक्स्ट लास्ट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया था मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के थ्रू कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया था 1909 में, और अब इस एक्ट 1919 में इसको और एक्सटेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमारे यूपीएससी की एस्टैब्लिशमेंट अगर देखी जाए तो यहां से होती है, ठीक है। यहां से मतलब मेंशन किया गया था कि इंडिया में भी ऐसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, ओके। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सबसे पहले तो इट अबॉलिश डायरकी एट प्रोविजनल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। अब देखिए इंट्रोड्यूस जरूर की गई थी लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, इट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट इज इट एक्सटेंडेड बाइकैमरलिज्म इन 6 out of 11 provinces. नेक्स्ट इज इट एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इस एक्ट के थ्रू कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा एक्सटेंड किया गया। अब पहले हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया गया, देन क्रिश्चियंस, देन डिफरेंट सब सेक्शंस ऑफ हिंदू ग्रुप, जो जैसे दलित्स हो गए, इन सबको अपनी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, इनकी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। दिस इज ऑल टुगेदर अ बिग सब्जेक्ट। सो इस एक्ट के थ्रू इसको और ज्यादा एक्सटेंड किया गया। इट एक्सटेंडेड वोटिंग राइट। अब इसके थ्रू वोटिंग राइट्स और लोगों को भी बढ़ाई गई, लाइक और क्राइटेरियाज उसमें एड ऑन कर दिए गए, जिसके बेसिस पे वोटिंग राइट्स दी जाने लग गई। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। इस एक्ट के थ्रू हमारा सेंट्रल बैंक बना है आरबीआई, ओके। नेक्स्ट इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीएससीज एट प्रोविजनल लेवल। स्टेट लेवल पे जो पीएससीज हैं, लाइक बिहार में बीपीएससी है, यूपी में यूपीपीएससी है, हरियाणा में, मतलब फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो स्टेट्स में पीएससी हैं वो इस एक्ट के अंडर स्टैब्लिश्ड किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज इट स्टैब्लिश फेडरल कोर्ट्स। फेडरल कोर्ट्स मतलब हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था, द फर्स्ट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, ठीक है। हाई कोर्ट इस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किए गए थे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The last act is Government of India Act of 1947. अब इस एक्ट के थ्रू सबसे पहले तो इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन। पाकिस्तान भी इस एक्ट के थ्रू बना, इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट डिवाइडेड। इट अबॉलिश द पोजीशन ऑफ वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये दोनों पोजीशंस को खत्म कर दी गई। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
पावर दे दी गई अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। अलॉन्ग विथ दिस प्रिंसली स्टेट्स को भी इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया और उनके पास भी ये पावर चली गई कि वो जिस भी डोमेन को चाहे, इधर इंडिया और पाकिस्तान, उसको ज्वाइन कर सकते हैं या तो फिर अगर चाहे तो फ्री भी रह सकते हैं, तो ये उनकी चॉइस है। सो दिस इज द लास्ट एक्ट। यहाँ पे भी एंड अप विद ऑल द एक्ट्स, सारे एक्ट्स के सारे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देख चुके हैं जो भी जिनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो नाउ लेट्स सी आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज एक्ट्स जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जो कि 2018 में पूछा था यूपीएससी में, which of the following led to the introduction of English education in India? Charter Act of 1813, Central Committee of Public Institution या फिर Orientalist and Anglist controversy. So the answer is, according to UPSC key, is all of these play their part in introduction of English education in India. Okay, next question is, in the federalism established by GOI Act of 1935, residuary power was given to the, किसके पास थी? तो फेडरल लेजिस्लेचर के पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी, प्रोविजनल लेजिस्लेचर या फिर प्रोविजनल गवर्नर। तो आंसर इज गवर्नर जनरल। ठीक है, ये सारे ऑफिशियल आंसर्स हैं जो कि ऑफिशियल आंसर की से ही मैंने लिए हैं, so you can trust these. Next question is, which of the following is or are the principal features of the Government of India Act of 1919? ये 2012 का question है। Okay, so these are the three options: introduction of diarchy in the executive government of the provinces, introduction of separate communal electorate for Muslims, या devolution of legislative assembly by the center for the provinces. तो 1 and 3 किया गया था 1919 में, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म से या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के थ्रू। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर, सेकंड इज द रॉन्ग वन। ओके, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ बीपीएससी जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमीशन वाज क्रिएटेड बाय विच एक्ट? The Indian Council Act, the Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935 या फिर Indian Independence Act of 1947। ये 2018 का क्वेश्चन है अगेन, तो the answer is the Government of India Act 1919। Okay, next question is, the provisional were constituted under the Government of India Act of, ये 2011 का क्वेश्चन है, 1935, 1932, 36 या 47, बहुत easy है, 1935 is the right answer. Okay, so these are the questions. I hope this video is helpful for you and अगर हाँ then please show your support. अगर आपकी कोई भी query है तो you can mail me on this. I will try to resolve. Thank you and have a nice day.